हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल। आज आपको पुनः वही यूनिट और वही टॉपिक यानी एस ब्लॉक तत्व इसके बारे में आज हम बताएंगे। लेकिन लेक्चर नंबर आज हमारा 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा, क्योंकि 5वां लेक्चर हम कल दे चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था धातुओं के कुछ लक्षण यानी एस ब्लॉक तत्वों के जो कुछ लक्षण थे उनको हमने पढ़ा था। इसमें क्या क्या थे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था हमने और ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता आदि देखी थी। आयनन विभव देखा था। आयनन विभव आयोग की समझ में आया होगा। क्षार धातुओं का अलग था, मृदा क्षार धातुओं का अलग था। आयनन विभव क्या था तो मैंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लेता है उस ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते थे। अब ये मैंने क्षार धातुओं की अलग बताई थी और मृदा क्षार धातुओं की अलग बताई थी। इनका जो मात्रक था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। जो ऊर्जा का मात्रक, ये जो ली गई ऊर्जा है उसका मात्रक जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो मैंने कुछ मान लिखा है। आज हम पढ़ेंगे धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें धात्विक लक्षण क्या होता है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह लक्षण घटता है। यानी इस तरह अगर हम देखें लिथियम और बेरिलियम में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रबल धातु कौन है, सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण किसके पास है तो आप बताएंगे लिथियम के पास सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण है। अब जैसे जैसे बाएं से दाएं हम जाएंगे तो ये लक्षण धीरे धीरे घटता जाएगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका क्रम घटता जाएगा, लेकिन इधर भी क्या होगा, इधर सबसे ज्यादा घटेगा। ये तो धातु ही है, ये धातु सबसे अगर सक्रिय धातु पूछी जाए तो लिथियम ही होगी और अगर सबसे हल्की धातु पूछी जाए तब भी जिसका परमाणु क्रमांक कम वो सबसे हल्का होगा, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा वो सबसे भारी होगा। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो धात्विक लक्षण इन सबके पास है, धात्विक लक्षण ये सब रखते हैं, लेकिन अगर बाएं से दाएं पूछा जाए तो इसका लक्षण ज्यादा होगा धात्विक और इसका धात्विक लक्षण कम होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर इनका धात्विक लक्षण घटता है। अगर हम बात करें कि धात्विक लक्षण क्या होते हैं तो इनमें कुछ पॉइंट अगर देखें, जैसे इनके गलनांक होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन संयोग करने की जो कक्षा ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं तो इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसमें इनके धातुओं के यानी ये जो क्षार धातु हैं इनके और मृदा क्षार धातुओं के इनके गलनांक निम्न होते हैं या नीचे होते हैं। इनके गलनांक बहुत नीचे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं। गलनांक इनके जो बहुत नीचे होते हैं, यानी गलनांक का मतलब क्या है कि इनको अगर हम गलाएं, ये धातुएं जो क्षार धातु है मृदा क्षार धातु है, इनको अगर हम गलाएं इनको टेम्परेचर जो होगा वो कम देना पड़ेगा। जैसे लोहा है तो लोहा का गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है, उसका लगभग 1000 से 1600 के आसपास हो जाएगा, 3000 के आसपास जाएगा, 1000 से 3000 के आसपास गलनांक जाएगा। लेकिन इनका गलनांक तो बहुत आसानी से गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसी को कहते हैं जो ताप देना पड़ेगा उसे गलनांक कहेंगे। इसी वस्तु को गलाने के लिए जो ताप देते हैं वही उसका गलनांक होता है। तो इनका ताप गलनांक बहुत नीचा होता है। ये चीज आपको समझ लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसी में अगर हम बात करें कि क्यों होता है तो इनके मध्य जो होता है वो एक बंध होता है, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला बल बहुत क्षीण होता है। क्षीण कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, क्षीण होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। अगला पॉइंट इसके बाद हम विद्युत ऋणात्मकता, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा। तो इसको आप समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें धात्विक लक्षण क्या है, धात्विक लक्षण आप समझ चुके हैं। धातु क्या है, धातु इधर प्रबल धातु हैं और इधर उसे जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बाएं से दाएं जाते जाएंगे वैसे इनका लक्षण धात्विक लक्षण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। पहले धातु में मिलेंगी, धीरे धीरे उधातु में मिलेंगी, उसके बाद आधातु में मिलेंगी, उसके बाद निष्क्रिय गैस में मिलेंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला लक्षण हमारा हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता हमने इसके बारे में भी कल बात की थी। मैंने इस तरह का फिगर बनाया हुआ था, शायद आपको याद होगा। धनात्मकता होती है बाएं से दाएं अगर हम जा रहे हैं, अगर हम इधर से इधर आवृत्त में जा रहे हैं
तो ये जो ऋणात्मकता हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पहले धनात्मकता जो हो जाएगी, धनात्मक लक्षण ये घटेगा, ये धनात्मकता है, धनात्मकता, और ये होती है ऋणात्मकता। तो ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन धनात्मकता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम विद्युत ऋणात्मकता पूछे तो है क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऋणात्मकता है क्या, परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती क्या, जब परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। इस बार पहले क्या था, ऋणात्मकता क्या थी, इलेक्ट्रॉन त्याग करना, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ऐसे ये था तो जो छाप रखने हैं, मेटल छाप रखने हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागती हैं, इसलिए इनके पास ये विद्युत ऋणात्मक क्षमता नहीं होती है। यानी और एस ब्लॉक तत्वों के पास, जिसे हम कहें एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, कम होती है, या कह सकते हैं कि होती ही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता होती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिएगा कुछ एक दो तत्वों की, जिसे हम कहें जब तत्व हो जाएगा, जब विद्युत ऋणात्मकता कितनी हो जाएगी, तो अगर लिथियम है तो इसकी 0.98, अगर बेरिलियम है Be इसका 1.57 हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम दूसरे तत्वों को ले लें, अगर जैसे ये तो हो गए 6 होंगे, अगर हम इनमें से Na और Mg ले लें, यहाँ पर अगर Na और Mg ले लेते हैं तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये क्या होती है, इनकी 0.9 तो ऐसा हो जाएगी 0.99 और इसकी 0.31 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको, 1.39 ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी, लिथियम है इसकी 0.98, बेरिलियम है इसकी 1.57, सोडियम है इसकी 0.99, इसकी Mg की 1.31 हो जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता। धात्विक लक्षण हो गया है, हमने बता दिया आपको। गलनांक क्या होता है, अगर लिखना चाहें आप तो लिख भी सकते हैं। क्रियाशीलता इसके बाद में देखेंगे, तो क्रियाशीलता क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाता है कि विद्युत ऋणात्मकता अगर वर्ग में बढ़ेगी तो इसके साथ ऐसा क्यों होता है, वर्ग में क्यों बढ़ता है। इस पॉइंट को पहले नोट कर लेते हैं, फिर अगला पॉइंट बढ़ते हैं। इसके अगली लाइन में इतना नोट करने के बाद अगली लाइन में आप लोग नोट करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की बोली है। विद्युत ऋणात्मकता जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में कहां से, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकताएं बढ़ती हैं, क्योंकि इनकी, ध्यान दीजिएगा, परमाणु या इनकी त्रिज्याएं कह सकते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, इनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकताएं बढ़ती हैं। विद्युत ऋणात्मकताओं का मतलब क्या है, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ से लिथियम के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, सोडियम के पास, कैल्शियम के पास जाएंगे, कैल्शियम, उसके बाद रुबिडियम, फिर स्ट्रैंशियम, फिर फ्रांसियम। अगर इस तरह से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि इनकी जो कक्षाएं हैं, उनकी कक्षा, जैसे हम पहले जो हमारा लिथियम था उसके पास एक कक्षा थी, लेकिन अगला जाएंगे उसके पास दो कक्षाएं हो जाएंगी। पहले इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी,
अब इसकी प्रमाण त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आ गई। अगले में जाएंगे तो पोटेंशियल के पास 3 कक्षाएं हो जाएंगी, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। अगली और जाएंगे तो मीडियम के पास हम यहाँ पे ये इतनी कक्षा हो जाएगी, कक्षा और बढ़ जाएगी, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बढ़ेगी। तो यही मैंने दिखाया होगा कि मैं ऊपर से नीचे जाने पर प्रमाण त्रिज्याएं क्या बढ़ती है, क्योंकि इनकी प्रमाण त्रिज्याएं बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनकी प्रमाण त्रिज्याएं बढ़ती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकताएं बढ़ती हैं। एक मिनट, यहाँ पे घटती घटती बढ़ती नहीं, ये घटती यानी ये प्रबल धात्विक लक्षण होते जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रबल धातु अगर आपसे पूछा जाए किधर है, प्रबल धातु ऊपर देखोगे, लेकिन इस तरफ अगर आवर्त में जाए हम तो प्रबल धातु इधर है, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रबल धातु हमारे नीचे मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रबल धातु अगर मिले तो ये मिलेगी। क्यों, क्योंकि धात्विक लक्षण, अब इसको ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जो कि इनके पास सबसे कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इनसे भी कम है। वैसे तो ये पदार्थों से भी कम रखते हैं लक्षण, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करते, तो ये तो इनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जब इधर से इधर जाएंगे तो इधर जो तक होंगे इस तरफ के, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर ये थोड़ा सा कर भी नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करने वाले। ये चीज यहाँ बताइए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकताएं घटती हैं, इसे ध्यान रखिएगा, घटती हैं क्योंकि इनकी प्रमाण त्रिज्याएं बढ़ती हैं। जब प्रमाण त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता घट जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, और इससे पहले जो हमने बताया कि धात्विक लक्षण में, धात्विक लक्षण क्योंकि ये धात्विक होती है, एस ब्लॉक के तत्व ये बहुत ही नम होते हैं, इसलिए इनमें धात्विक लक्षण पाया जाता है और प्रबल धातु होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, और इनका गलनांक इसीलिए नीचे होता है। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, और इसके बाद फिर चार क्षमता पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगला पॉइंट जाएगा। ये लिस्टिंग हमने साथ नहीं करवाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या, इसके बारे में जानेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचायक विभव बहुत ऋणात्मक होता है इनका, ये होता है अपचायक विभव। अपचायक क्या होता है हम बता देंगे आपसे, ये होता है अपचायक विभव भी कहते हैं इसको, अपचायक विभव। अपचायक विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम आपसे बताते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं के जो अपचायक गुण होते हैं ये बहुत ही अपचायक ऋणात्मक होते हैं, बहुत ही ऋणात्मक होते हैं। जैसे हम बात करें अगर जैसे Li प्लस, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ये बन जाएगा Li, ये आयन है, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने तो ये बन गया परमाणु। और इसका अगर हम इलेक्ट्रोड विभव अगर पूछें, इसका इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, इसका -3.04 हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जिसका जितना ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, जिस सबका जितना ज्यादा माइनस में, ध्यान रखिएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव जिसका जितना ज्यादा माइनस में होगा, वो धातु उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, यानी वो अपने से नीचे वाले तत्व, यानी इससे जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे पास। जैसे हम कहते हैं किसी का कि अगले वाले का -2.4 है, तो ये वाला जो धातु, ये वाली जो धातु है लिथियम, ये अगली वाली धातु को अगर किसी से यौगिक बनाया हुआ तो उसको हटा देगी वहां से, और ये खुद लग जाएगी जाके लिथियम उसके स्थान पर। तो देखते हैं अगला किसका है, तो अगला हो जाएगा हमारा सोडियम हो जाएगा, और इसका 2.2 Na है, Na इसके पास प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे ये बन जाएगा Na, और इसका हो जाएगा -2.41। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर वाले को देखें तो इसकी ऋणात्मक संख्या ज्यादा है जबकि इसकी ऋणात्मक संख्या कम है। तो अगर हम बात करें इसमें लिथियम सोडियम को हटाएगा या सोडियम लिथियम को हटाएगा, तो आप क्या बताएंगे, तो जिसका ऋणात्मक मान ज्यादा होगा वो अपने से ऋणात्मक मान ज्यादा और इसका ऋणात्मक मान कम है। लेकिन अगर धनात्मक पूछे तो धनात्मक इसका ज्यादा है, धनात्मक इसका कम है। तो ये वाला जिसका मान ऋणात्मक ज्यादा है वो अपने से ऋणात्मक कम वाले को हटा देगा, कम ऋणात्मक वाले को, लेकिन धनात्मक जो ज्यादा है उसको हटाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है माइनस चार्ज जहां भी, माइनस चार्ज जहां भी है, तो मान किसका बड़ा है, तो मान बड़ा, अगर धनात्मक देखा जाए तो बड़ा ये है, लेकिन अगर ऋणात्मक देखा जाए तो ऋणात्मक में बड़ा ये है। तो इस चीज आपको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ऊपर वाली धातु की जो ज्यादा माइनस है वो कम माइनस वाले को हटा देगी।
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगला तो इसी की जगह पर बेरिलियम प्लस प्लस हो जाएगा Be प्लस प्लस, और इसका कितना होता है वो भी देख लीजिएगा। Be प्लस प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, 2 प्लस आ 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये बदल जाएगा Be में, ये बेरिलियम में बदल गया, इसका हो जाएगा 1.71 ये भी माइनस में होगा, ये मानक विभव होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आपको। और अगला हो जाएगा Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये बन जाएगा Mg परमाणु बना लेगा, और इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो हो जाएगा -2 -2.37 ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन किसको हटा सकता है तो आप खुद ही देख सकते हैं। अब मैंने 4 एग्जांपल ले लिए, अगर हम देखें लिथियम किसको हटा सकता है, तो लिथियम इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, क्योंकि इनके मान जो है अगर हम धनात्मक कहें, चलो ठीक है, यही कि ऋणात्मक माना, जिसका ऋणात्मक मान ज्यादा हो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बस ये ध्यान, जितना ज्यादा माइनस में होगा तो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये पहला इसका होगा, दूसरा इसका होगा, तीसरा इसका, चौथा इसका होगा। सबसे ज्यादा अगर क्रिया पूछा जाए कौन करेगा, सबसे ज्यादा तेजी से क्रिया कौन करेगा, तो लिथियम सबसे पहले करेगा, फिर मैग्नीशियम करेगा, फिर सोडियम करेगा, उसके बाद बेरिलियम करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, त्याग करने करके धनायन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, इसी को कहते हैं विद्युत धनात्मकता, या हम कह सकते हैं मानक विभव या अपचायक विभव। अपचायक विभव है क्या एक्चुअली, तो एक्चुअल में जो अपचायक विभव होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा, ये मानक विभव आप इंटर में फाइनली पढ़ोगे, एक चैप्टर होगा आपका वैद्युत रसायन, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन विभव अच्छे से पढ़ोगे, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य जो विभवांतर होता है उसी को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। चीज ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, वही विभवांतर कहलाता है। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रियाशीलता, इसको मिटा रहे हैं, क्रियाशीलता देखते हैं। अब क्रियाशीलता देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा बस। विभव क्या पूछा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होगा वही विभव होगा या विभवांतर होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा अक्रियाशीलता। अक्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी अक्रियाशीलता, तो ध्यान दीजिएगा, जो धातुएं होती हैं, ये धातुएं अगर इनकी हम बात करें तो इनमें ये जो धातुएं होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, लेकिन ये वाली जो मृदा छाल धातु ये थोड़ा इनसे कम होती है, ये भी रिएक्टिव बहुत ज्यादा है अन्य तत्वों की अपेक्षा, लेकिन इनकी अपेक्षा इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। कहने का मतलब है ये जो धातुएं हैं, मृदा छाल धातुएं और छाल धातुएं, ये थोड़ी सी ऊर्जा अगर इनको मिल जाए तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इनकी अक्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, थोड़ी ऊर्जा मिली और ये आयन बन जाते हैं, तो इसलिए अक्रियाशीलता इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ बात करें तो एस ब्लॉक तो बहुत अक्रियाशील होते हैं, एस ब्लॉक तत्व बहुत अक्रियाशील होते हैं क्यों अगर कहा जाए तो क्या बताओगे, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जाएं बहुत कम होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आयनन ऊर्जाओं को हमने पहले भी बताया था, जैसे परमाणु है, इसका नाभिक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, धातु मैंने कहा था जो मृदा छाल डालते हैं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं, इसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा है वही क्या है, आयनन ऊर्जा है। और आयनन ऊर्जा यहाँ पे बताई गई कि आयनन ऊर्जा कम होती है, यानी थोड़ी सी ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिए, तो थोड़ी भी मिल जाती है ऊर्जा इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो है इनका ये गुण इलेक्ट्रॉन त्याग करने का यही है अक्रियाशीलता, यानी ये किसी से अक्रिया कर लेते हैं, ये होता है अक्रियाशीलता। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी जो जालक ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत उच्च होती है, जालक ऊर्जाएं होती है तथा जालक ऊर्जाएं बहुत उच्च होती हैं।
जालक ऊर्जा क्या आ गई यहाँ पे? जालक ऊर्जाओं की अगर हम बात करें, जैसे कोई तत्व जैसे हम कहें Na और ये जुड़ेगा साथ में Cl के, तो बना लेगा क्या? NaCl। अब ये लपट के एक जाल बना लेगा, एक जाल बना लेगा जिसमें ये बहुत मजबूती से जुड़ जाएगा। इस NaCl Na का Cl के साथ जुड़ना जो होता है यही एक प्रकार का जाल बनाना होता है। और इसमें जो ऊर्जा लगेगी, यानी इसमें जो ऊर्जा निकलेगी या जुड़ेगी, जो भी होगा वो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जो जुड़ने वाली ऊर्जा है या निकलने वाली ऊर्जा जो भी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसको हम आपको बताएंगे वॉन हैवर साइकिल में। तो वहां पे आपको बताएंगे वॉन हैवर साइकिल क्या है, वहां पे इसकी जालक ऊर्जा के बारे में पूरा क्रिस्टलीकरण हम आपको समझाएंगे। तो उच्च ये जो जालक ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा उच्च होती है, बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। अब क्या क्षमता, इसके बाद देखते हैं। अच्छा क्षमता थोड़ा तेजी से देखते हैं। सारे पॉइंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अपचायक क्षमता, अब हमने पहले ही बता दिया है अपचायक क्षमता क्या है। अपचायक क्षमता यानी इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा उसको हम क्या कहते हैं? हमने पहले ही बता दिया, ऑक्सीकरण समझा दिया आपको और रिडक्शन समझा दिया, यानी ऑक्सीकरण और अपचायक समझा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीकरण है, एक बार फिर से समझिएगा, ऑक्सीकरण और ये अपचयन। हमने बताया था ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला कोई तत्व अगर जुड़े तो उसका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन अगर वो निकल जाए तो उसका अपचयन हो जाएगा। साथ ही साथ हमने बताया था अगर हाइड्रोजन निकले, H प्लस वाला प्लस चार्ज वाला कोई भी तत्व अगर निकले और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और अगर इसके अपोजिट यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े, H प्लस वाला कोई तत्व अगर जुड़े या इलेक्ट्रॉन जुड़े तो उसका अपचयन हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक हो जाता है। अगर यहीं पर हम कहें ऑक्सीकरण जिसका होगा वो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसको एक बार फिर से समझिएगा। हमने क्या बताया था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है लेकिन हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रॉन हो ये निकलते हैं। अब जैसे हमने कह दिया आपसे Na हमारे पास है, Na को हमने क्लियर करवा दिया और ये बन गया Na और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका क्या होगा बताइएगा? तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इस पे प्लस करना चाहिए, प्लस बता रहा है कि यहाँ Na प्लस साथ में था। अगर इसको हमने क्लियर करवा तो Na प्लस अलग बन गया और साथ ही साथ इसके साथ में अलग इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ये इलेक्ट्रॉन गया इससे बाहर है, इसको प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन का इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्या है? ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण उसी का होता है जो अपचायक होते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किनमें से तेजी से निकलते हैं? आप बताओगे 60 धातुओं से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं, आसानी से निकलते हैं कह सकते हैं। और क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा इनकी जो आयन ऊर्जा है वो बहुत कम होती है, थोड़ी सी ऊर्जा इनको मिली, ये इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन क्या कर देते हैं, इनका हो जाएगा ऑक्सीकरण को, और इसी को हम अपचायक, ऑक्सीकरण को ही अपचायक कहते हैं। यानी वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। और अपचायक जो अगर धातुओं को कहें, क्षार धातुओं को, तो इनका अपचायक गुण बहुत ज्यादा होता है, इनके पास अपचायक गुण बहुत ज्यादा होता है, जबकि इनका अपचायक गुण बहुत इनसे थोड़ा कम होता है, इनके पास भी ज्यादा है। क्षार धातुओं का अपचायक गुण वैसे भी ज्यादा होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर समझ में आ गया तो इसको मिटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अपचायक क्षमता एस ब्लॉक के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, इसे ही इनकी अपचायक क्षमता कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपचायक क्षमता किसे कहते हैं? तो कोई तत्व अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेता है
तो उसको हम उसकी क्षमता ये क्या हो जाएगी, अत्याय क्षमता। और धातुओं के पास ये अर्थात में कह सकते हैं कि जो हमारे एस ब्लॉक तत्व हैं, यानी धातु में या एस ब्लॉक तत्व ये क्षार धातु या मृदा क्षार धातु ये प्रबल अत्यायक है। अतः क्षार तथा मृदा क्षार धातुएं प्रबल अपचायक हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये इतना अगर नोट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नोट हो चुका होगा। अगला हम बस यौगिकों की प्रकृति पढ़ लेते हैं बस। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा यौगिकों की प्रकृति। यौगिकों की प्रकृति यानी इनके जो यौगिक बनेंगे, जैसे हम बात करें Na है, Na अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया ये बना लेगा NaO। अगर ऐसा है Li है, O से जुड़ गया तो ये बना लेगा LiO, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम Mg कहें Mg+O2 तो ये बन जाएगा 2Mg+O, 2Mg+O तो ये बन जाएगा MgO रखिएगा, 2 नहीं एक ही होगा, MgO बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अगर हम कहें CaO या Ca+O तो ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैसे बनते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर सब्जेक्ट की ओर जाने पर क्या होता है तो हम इसका एक पॉइंट बताते हैं आपको, और ध्यान भी रखिएगा इसको। अगर हम बात करें इनके वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं, अगर हम बात करें वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। ये प्रायः वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। अब वैद्युत संयोजी क्या होता है, बंद यौगिक तो 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक अगर हम यौगिक की मेनली बात करें, इसको लिखना नहीं, ये इतना लिखना है, उसके बाद भी लिख जाना है। यौगिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी और उपसह संयोजी। ये चीज ध्यान रखिए। अगर बात करें 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी का होते हैं अगर अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये आपस में बंध बनाते हैं तो ये सहसंयोजी हो जाएंगे। अगर एक प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, अगर ये आपस में इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लेते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे वैद्युत संयोजी हो जाएंगे। विद्युत चार्ज इन पर होगा वो वैद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगे, क्योंकि हमेशा एक प्लस और एक माइनस होगा तो एक बंध बन जाएगा और ये वैद्युत संयोजी हो जाएंगे। उपसह संयोजी में एक जो तत्व होगा A है, तो यहाँ पे A ले लेते हैं, एक तत्व A है, इस पर प्लस चार्ज है, एक तत्व B है, इस पर माइनस चार्ज है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन देकर साझा कर लेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे A और B अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, साझा कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये जो बंध बना हुआ होगा ये वैद्युत संयोजी बंध हो जाएगा। ये जो है सॉरी ये सहसंयोजी और ये वाला वैद्युत संयोजी। और जो ये लोन पेयर है ये अगर B वाले को दे देंगे तो ये पूरा अगर दे दें इनको, ये वाला जो बंध होगा ये सहसंयोजी होगा। इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो इनमें से अगर पूछा जाए ये वाले जो धातुएं जो यौगिक बनाती हैं कौन सी है, तो आपको क्या पता है, वैद्युत संयोजी बनाते हैं। यानी जाहिर बात Na अगर है Na प्लस होगा, साथ में O माइनस, अब ये 2 Na प्लस है, एक ये माइनस माइनस है, तो ये क्या करेगा और क्या बनाएगा 2Na2O, ये चीज ध्यान रखिए। वहां पे एक साथ गलत हमने कर दिया था, Na हमेशा 2 होगा, जो एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सोडियम 1, तो 2 सोडियम होंगे और लिथियम भी 2 होंगे, मैग्नीशियम 1 हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैद्युत संयोजी बनाते हैं, आगे ध्यान देते हैं। तो इतना अगर आपने नोट कर रखा है कि ये प्रायः वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, और साथ ही साथ अगर इनके ऑक्साइड देखें और हाइड्रोक्साइड देखें तो क्या होता है, इनका वजन ऊपर से नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारकीय होते हैं। इनके ऑक्साइड प्रबल
क्षारकीय तथा ऑक्साइड का मतलब जैसे हम एग्जांपल कर ले हैं Li2O Na2O इनकी बात करें, या MgO या CaO इनकी बात करें, ये ऑक्साइड है इनके प्रबल क्षारकीय तथा हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारीय हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जैसे हम बात करें इसी की तरह हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस, तो ध्यान दीजिएगा जैसे LiOH Na इधर लिख रहे हैं NaOH, और इधर अगर हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, ये दो बॉन्ड बनाएगा इससे 2H, और ये CaOH का होल ट्वाइस। ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ये ऑक्साइड है ये, और ये वाले हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्षमता जो होती है क्षारीय क्षमता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी ये जो हाइड्रोक्साइड की प्रबल क्षारीयता है ये बढ़ेगी, लेकिन बाएं से दाएं जाएंगे तो ये क्षमता क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसको इतना नोट करने के बाद आप लोग अगले लाइन में लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इधर तो ये अगर ऊपर से नीचे आए तो अगर हम पूछें कि ये प्रबल क्षारीय होगा या यही प्रबल क्षारीय होगा, तो आप क्या बताओगे, जो ऊपर होगा वो कम क्षारीय होगा, लेकिन जो सबसे नीचे होगा ये प्रबल क्षारीय होगा। अगर हम आपसे पूछें कि NaOH या KOH, यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन है NaOH, दूसरा दिया गया KOH, कौन सा ज्यादा क्षारीय है, तो आप क्या बताओगे, जो ऊपर है वो नहीं, जो उसके नीचे यानी नीचे वाला प्रबल क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग इस एग्जांपल को समझिएगा अच्छे से, इससे समझ में आ जाएगा। अगर हम देते हैं लिथियम सोडियम या सोडियम पोटेशियम के अलावा हम किसका दे दें, तो अब या MgOH और COH जैसे हमने ये दे रखा है, इनमें दोनों में से कौन सा ज्यादा क्षारीय है, तो आप उसको बताओगे जो नीचे वाला होगा जिसका परमाणु इस सबका ज्यादा होगा वो प्रबल क्षारीय होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता बढ़ती है, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये आपका लास्ट पॉइंट था, और फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकी जो विलेयता हो जाएगी, जल में विलेयता साथ ही साथ बढ़ेगी, जल में तथा जल में विलेयता बढ़ती है, ये पॉइंट समझ लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोक्साइड है, अगर हम पूछे इनमें दोनों में से कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा, कौन सा ज्यादा कसैला होगा, तो आप नीचे वाले को बताएंगे। अगर पूछा जाए किसकी ज्यादा विलेयता होगी यानी जल में जल्दी से कौन घुलेगा, तो नीचे वाला ही घुलेगा, जिसकी क्षारीयता ज्यादा हो वो ज्यादा जल्दी से घुलेगा, और जिसकी क्षारीयता कम हो धीरे घुलेगा। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो यही प्रबल क्षारीय होगा, आगे वाला ही, पीछे वाले प्रबल क्षारीय नहीं होंगे, वो दुर्बल क्षारीय होंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करते रहिए, हम आपको उचित सजेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।